हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज का लेक्चर है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ। विषय है सोशोलॉजी। ये प्रैक्टिस सेट आपका हल हम 2 जून 2012 का लेकर के आए हैं। लेक्चर ये फर्स्ट है और इसके पहले प्रश्न पत्र जो थे ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं आपके। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, और उसका जो है प्ले लिस्ट का लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। आप वहाँ जा कर के आप आराम से सारे लेक्चर क्रम बाई क्रम पढ़े हुए हैं देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करते हैं सोशोलॉजी विषय से, तो सुबह 7 बजे क्लास चलती है। प्रैक्टिस सेट अभी डिस्कस हो रहा है, उसको भी ज्वाइन करें, उसका आनंद उठाएँ। और नेट पीजीटी की, नेट का और पीजीटी का आपको शाम को 6:30 बजे डेली ऑनलाइन क्लास चलती है, उसको ज्वाइन करें, उसको आनंद उठाएँ। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, पूछा है समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। ए है सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी है सामाजिक व्यवस्था को समझने की, और सी है सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, डी है सामाजिक व्यवस्था को के साथ समायोजन होने की। प्रश्न नंबर पहला आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर हो जाएगा समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है। यह है सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा से संबंधित होता है। ये देखिए, पार्सन्स एक प्रख्यात अमेरिकी समाजशास्त्री से जिन्होंने समाजशास्त्र का प्रधान सिद्धांतवेत्ता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पार्सन साहब को। और पार्सन साहब कहते हैं कि समाजशास्त्र वस्तुतः भिन्न वस्तुओं, क्रियाओं की भूमिकाओं की एक व्यवस्था होती है। जब इन भूमिकाओं को व्यक्ति निभाता है तब उसे मानक और मूल्यों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। अवधारणा और समाजशास्त्री हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इधर आपके कूट दिया हुआ है। पहली अवधारणा चलिए मिलान करते हैं। ए है जीवन दर्शन का दरिद्रता, ये सभी लोग जानते हैं किसने दिया था, ये कार्ल मार्क्स से संबंधित हो जाएगा आपका। ए का आपका दूसरा चला जाएगा। और बी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये हार्वर्ड ब्लूमर साहब से संबंधित है। बी का आपका तीसरा जाएगा। और प्रकट और अप्रकट प्रकार सभी लोग जानते हैं, आर के मार्टिन ने दिया था। सी का आपका चौथा जाएगा। और यथार्थ सामाजिक व्यवस्था का ये किसने दिया था, ये दिया आपका था पीटर बर्गल टी लॉकमैन। डी का आपका ए कर दीजिए। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर दूसरा का आंसर आपका बी राइट आंसर शो कर रहा है। बी इज राइट आंसर, करेक्ट है बी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने थोड़ा पेन को बदल लेते हैं, कलर पेन का। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा स्क्रीन पर, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है परिवार, बी है विवाह, सी है गांव, डी है शरणार्थी, जो शरणार्थी होते हैं शिविर बनाते हैं, वो है डी आपका है। और प्रश्न नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका गांव, राइट आंसर हो जाएगा गांव। समुदाय का उदाहरण जो है गांव से संबंधित होता है। गांव ही समुदाय का सबसे अच्छा उदाहरण है समुदाय के लिए। और नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, दुर्खिम ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया था। इमाल दुर्खिम साहब ने समाज को किस रूप में परिभाषित किया था। ए है विचारों का समुदाय, बी है समरसपूर्ण समुदाय, और सी आपका नैतिक या सदाचारी समुदाय, और डी है नीतिपरक समुदाय। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नैतिक या सदाचारी समुदाय को इन्होंने परिभाषित किया था दुर्खिम साहब ने। इन्होंने श्रम विभाजन में एक विशुद्ध सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पहला पक्ष जनसंख्या की वृद्धि होती है और दूसरा पक्ष नैतिकता को माना था। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा, अभिकथन और कारण है। अभिकथन पूछ रहा है, ये है कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग शोषण को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब उत्पादन के साधनों पर समुदाय का स्वामित्व हो। और कारण कह रहा है शासी वर्ग, यानी कि शासन करते हैं वह वर्ग उत्पादन के साधनों के नियंत्रण तथा स्वामित्व से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कूट लेखन है, ये कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 5 में अगर आप अभिकथन और तर्क को कारण को पढ़ लेंगे अच्छे से तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों राइट आंसर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है। वेबर के अनुसार ये है 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना। और बी है आपका ट्रेन में सफ़र कर रही व्यक्ति। सी है
दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। और डी है वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खुलना। ये सामाजिक क्रिया क्या कहती है विवर के अनुसार? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। दो साइकिल सवार व्यक्ति जो होते हैं आपस में और टकरा जाते हैं और फिर लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहा था वेबर साहब ने। और इसी के साथ आगे प्रश्न नंबर 7, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए है उत्पादन के साधन, बी है उत्पादन के उपकरण, सी है उत्पादन की शक्तियाँ, डी है उत्पादन के संबंध। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 का क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 का बी, उत्पादन के उपकरण। बी इज द राइट आंसर है मार्क्स के अनुसार, क्योंकि मार्क्स ने व्यक्ति जगत को सामाजिकरण की बात करते हैं और उनके कहने का तात्पर्य यही था कि उत्पादन के साधनों पर सामाजिकरण ना कि वस्तु पर सामाजिकरण हो, ना कि वस्तु पर। इसलिए उत्पादन के उपकरणों को उत्पादन की पद्धति का घटक नहीं मानते थे कार्ल मार्क्स। चलिए प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन पर पूछ रहा है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्तरीकरण के बेबरवादी प्रारूप का जो मॉडल था वह किसने अपनाया था? ए है एस.सी. दुबे, बी है एम.एन. श्रीनिवास, सी है टी.एन. मदान और डी है आंद्रे बेते। जाति व्यवस्था के अध्ययन का बेबरवादी प्रारूप के मॉडल अपनाया था आपका, ये अपनाया था आंद्रे बेते ने। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। और इन्होंने तुलनात्मक विधि के बाद मैक्स वेबर की विधि को लेते हैं आंद्रे बेते। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं स्क्रीन पर। मार्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिवर्तन के साथ सैद्धांतिक रूप से संबंधित होने की सामर्थ्य रखती है? ए है सुकार, बी है अप्रकार और सी है आपका अर्ध प्रकार और डी है अप्रक्रिया। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर है, अप्रक्रिया होती है मार्टन के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, समुदाय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा जो है एक समुदाय का उदाहरण है? ए है जाति संरचना में परिवर्तन, बी है जाति संरचना का परिवर्तन और सी है जाति संरचना के लिए परिवर्तन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। समुदाय का अगर सबसे अच्छा उदाहरण की बात है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं है, ना परिवर्तन है, संचार की जाति है, ना कोई नहीं है इसमें से। डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुदाय सामान्य जीवन में एक भागीदारी लोगों का एक जो समूह होता है जो किसी निश्चित या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, उसको हम समुदाय की भावना से व्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों के अभिक्षरों और अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। अध्यापकों के लिए यह लोग क्या संस्थापित करते हैं? ए है सामाजिक स्थिति का रूप और बी है बहुविध भूमिकाएं, सी है भूमिकाओं का पुंज और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने प्रश्न है और उसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी इज द राइट आंसर है आपका, भूमिकाओं का पुंज होता है। और आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? ये है वर्जित कर्म का, बी है गोत्र बहिर्विवाह का और सी है जाति सगोत्र विवाह के नियम और डी है अगमजन वर्जन। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने प्रश्न है, 13 का राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सगोत्र बहिर्विवाह, यानी गोत्र बहिर्विवाह होता है। बी इज द राइट आंसर है, क्योंकि भारत में इस प्रथा के अनुसार व्यक्ति को अपने वंश अथवा गोत्र समूह में ही विवाह करना अनुचित माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस्कृतिक तंत्र सांस्कृतिक रूप से एक विशेष समूह से दूसरे समूह में फैलता है। ये है उद्विकास, बी है आत्मसात्करण और सी है समायोजन, डी है प्रसारण। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रसारण कहा जाता है उसको। डी इज़ द राइट आंसर है, क्योंकि किसी वस्तु विचार या जो पदार्थ या प्रकार तत्व नवाचार आदि के अपनी उपस्थिति स्थल से अन्य क्षेत्रों में उत्तरोज फैलने की प्रक्रिया को प्रसार कहा जाता है। जैसे पहले 16वीं शताब्दी में चीन में सर्वप्रथम छाले खाने का आविष्कार हुआ था और बाद में यह विश्व स्तर पर फैल गया था। और अभी कोविड-19 आया था तो वो भी चीन से ही आया था कोविड-19। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, LIC के कलकत्ता स्तर प्रधान में क्लर्क के पद पर कार्यरत जो व्यक्ति होता है वह दिल्ली आकर उसी पद पर कार्यरत करता है, या किसका उदाहरण माना जाता है? ये क्षैतिज गतिशीलता, बी है उर्मुखी गतिशीलता, सी है ऊर्ध्वाकार गतिशीलता और डी है अधोमुखी गतिशीलता। अगर जो व्यक्ति LIC में कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई प्रधानाचार्य या कोई भी व्यक्ति हो वो कलकत्ता में स्थित है और उसी पद को है दिल्ली में स्थित कर दिया जाता है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा?
ये आपका हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। पद तो उसका वही है लेकिन उसका स्थानांतरण हो गया है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। जब भारतीय दंपत्ति अपनी पुत्री को तैयार करता है ताकि वो अपने विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार में स्वीकार कर ली जाए, यह किसका मामला है? ए है समाजीकरण का, बी है पुनर्समाजीकरण का, डी है प्रत्याशित समाजीकरण का और डी आपका वयस्क समाजीकरण का। यानी कि जब एक भारतीय दंपत्ति अपनी पुत्री को, माता पिता अपनी पुत्री को विवाह के लिए तैयार करते हैं कि विवाह के पश्चात उन्हें अपने ससुराल में कैसे रहना है, कैसे बिहेवियर करना है, तो किसका उदाहरण माना जाएगा? ये आपका माना जाएगा प्रत्याशित समाजीकरण, यानी कि उनका उसका फिर से समाजीकरण हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। दुर्कीम के अनुसार धर्म निम्नलिखित के बीच अंतर में स्थित है। ए है धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष, बी है पवित्र तथा अपवित्र, सी है पावन तथा दूषित और डी है देव तथा भूत प्रेत। दुर्कीम के अनुसार की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावन तथा दूषित, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। और आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 18 स्क्रीन पर। पुनर्समाजीकरण की प्रक्रिया स्पष्टता प्रत्यक्ष होती है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ हो, बी है बच्चे ने जन्म लिया हो, सी है व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है और सी है बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। तो पुनर्समाजीकरण की बात करें तो राइट आंसर सी जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति होता है वह क्रांतिकारी कार्यालय में सदस्य के रूप में कार्य करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19 आपके सामने कूट लेखन का प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है आपकी। ए में है आपका प्रतिबिंबित स्व, और ये प्रतिबिंबित स्व किसने दिया था? ये दिया आपका सी एच कूल साहब से संबंधित है। ए का आपका 5 से शो कर रहा है, 5 आ जाएगा। और बी है अपवर्तन, ये दिया था आपके कार्ल मार्क्स ने, बी का आपका ए जाएगा। और सी है सांस्कृतिक विलंब, ये दिया का विलियम आगबर्ड साहब ने संबंधित है, सी का आपका दूसरा जाएगा। और प्रत्यक्षवाद सभी लोग जानते हैं अगस्त कॉम्टे संबंध है, इसमें जी एच मीर का कोई योगदान नहीं है, इसलिए सूची का सही मिलाने की बात करें सही मिलान इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए सही सूची ये दी हुई देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत भारत में स्थापित स्तर का प्रयोग में लाया गया निम्नलिखित में से कुछ वर्ष में समाजशास्त्र जो है औपचारिक रूप से भारत में अपनाया गया था। बी ए है वर्ष 1894 में, बी है वर्ष 1995 में, सी है वर्ष 1939 में, डी है वर्ष 1919 में। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, क्योंकि अगस्त कॉम्टे ने 22 सितंबर 1838 में समाजशास्त्र का विकास किया था और ये फादर ऑफ सोशोलॉजी कहे जाते हैं अगस्त कॉम्टे। और समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सबसे पहले मुंबई में हुआ था 1914 में, लेकिन पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विषय का एक प्रत्यक्ष रूप से विभाग खोला था जिसके पैट्रिक गिडिक्स अध्यक्ष थे। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 आपके सामने प्रश्न है, ये देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। ये अदर अवधारणा है और समाजशास्त्री। पहली अवधारणा है जैविक पूर्ण एकता, ये किससे संबंधित? ये आपका हिमाल दुर्खिम ने दिया था। एक आपका दूसरा जा रहा है, दूसरा हिमाल दुर्खिम। और बी है धार्मिक नीति परक, ये दिया था आपका मैक्स वेबर ने, बी का आपका 5 में जाएगा। और सी है उत्पादन की पद्धति, सभी लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स से संबंधित है, सी का चौथा जाएगा। और सामाजिक उद्योग विकास हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है, डी का ए जाएगा। इसमें विल्फ्रेड पेरेटो का कोई योगदान नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका डी शो कर रहा है। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 स्क्रीन पर आपके सामने। सूची फर्स्ट सूची सेकंड है। सूची पहला में है प्रसंस्कृति ग्रहण, ये कैसे संबंधित है? और ये प्रसंस्कृति ग्रहण आपका संबंधित है, इसमें कह रहा है वो स्थिति जिसमें लोग उन प्रक्रियाओं को करने में मतभेदों को बावजूद भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर वो स्थिति एक आपका सी में शो कर रहा है। वो स्थिति जिसमें संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करने लगते हैं और कुछ तत्वों को उनके छोड़ देते हैं, प्रसंस्कृतिकरण कहते हैं। और आत्मसातकरण इसमें आते हैं, आत्मसातकरण में इसमें आपका आत्मसातकरण कहाँ है? इसमें आता है। और अनुकूलन की बात करें तो अनुकूलन वो स्थिति होती है यानी कि अनुकूलन की, इसमें डी का सी का ए जाएगा। और इसका आपका ए बी का अनुकूलन जाएगा, डी का फूड जाएगा। इस हिसाब से इसका पैराग्राफ बन रहा है। इसका राइट आंसर की बात करें कूटलेखन के हिसाब से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए सही मिलान की बात करें, सही मिलान ये रहा आपका, देख सकते हैं आप, या तो स्क्रीनशॉट लग सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 स्क्रीन पर आपके सामने।
पूछ रहा है आरोपित स्थिति का उदाहरण कौन सा है। ए है अध्यापक, बी है विद्यार्थी, सी है ब्राह्मण और डी आपका डॉक्टर। आरोपित की बात कर रहा है तो आरोपित का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्राह्मण से संबंधित हो जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति किसी इच्छा को ध्यान में न रखकर व्यक्ति को एक पद प्रदान करता है तो उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने में निम्नलिखित आधार होते हैं, जैसे लिंग भेद, जाति, आयु भेद, शारीरिक भेद। और चलिए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, तृतीय क्षेत्र में निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। ये प्रक्रम क्षेत्र, बी है वन विधा क्षेत्र और सी है खनिज क्षेत्र और डी आपका सेवा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 24 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तृतीय क्षेत्र को। और आगे देखते हैं, सूची आ गई आपकी, चलिए मिलान कर लेते हैं। ये आपका कोड लेखन भी है साथ में। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है। पहला है होमो हरारिकस की बात करें, पहला से लुईस ड्यूमास संबंधित है। अगर आप इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। पहले का चौथा आपका देखिए सी में शो कर रहा है, इसका आंसर वैसे ही शो हो गया है, सी हो जाएगा। बी का आपका ए मिलान कर देंगे और सी में आपको क्या है, सी में आपका दूसरा का मिलान कर देंगे। कास्ट क्लास पावर आपका आंध्र वेतन दिया था। और डी कह रहा है, डी में आपको 3 जाएगा, एम श्रीनिवास, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, सूचना तथा संचार के क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकी में उत्पन्न ज़्यादा अधिक वैश्वीकृत की ओर प्रवृत्ति कर रही है। यह किसकी व्यवस्था हमारी तो दर्शाता है। ए है कृषक समाज को, बी है औद्योगिक समाज को, सी है उत्तर औद्योगिक समाज को, डी है ग्रामीण समाज को। सूचना तथा संचार की प्रौद्योगिकी किसको दर्शा रही है। प्रश्न नंबर 26 ये आपकी दर्शा रही है उत्तर औद्योगिक समाज को दर्शा रही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27, निम्नलिखित विचारकों में से किसने सामाजिक प्रपंच के संरचनात्मक उपागम के द्वाधारी विरोध की प्रणाली का उपयोग किया है। ए है नाडेल, बी है रैडक्लिफ ब्राउन, सी है लेवी स्ट्रॉक्स और डी है मेलिनोवेस्की। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉक्स, सी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर। मीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए है सामाजिक अनुभव की अनुपस्थिति में भी आत्मस्व उभर सकता है, बी है आत्मस्व लोगों को दूसरों के साथ वार्तालाप की अनुमति नहीं देता, सी है मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मा बनती है, डी है मस्तिष्क मानव तथा आत्मन को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 मीड के अनुसार की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मस्तिष्क के परिपक्व हो जाने के बाद ही देह आत्मा बनती है। ये मीड का कथन है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, हेडरनफोर्ड ने के संघर्ष के सिद्धांत को निम्नलिखित में से क्या प्रकट नहीं करता। ए है मानवीय समाज में सामाजिक परिवर्तन स्वाव्यापी है, बी है संकट प्रकट अप्रकट दोनों हो सकते हैं और सी है प्रत्येक समाज सामाजिक संघर्ष का अनुभव करता है, सी है संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताएं हैं। हेडरनफोर्ड ने संघर्ष के सिद्धांत की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संघर्ष का एकमात्र स्रोत आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को माना था हेडरनफोर्ड ने। और हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इमाम दुर्खीम के प्रकारात्मक सिद्धांत को निरूपित करता है। ए है समाज विकास की स्थिति अवस्थाओं से नहीं गुजरती है, बी है संपूर्ण अपने अंशों को के योग के स्वरूप नहीं होता है, सी है सामाजिक प्रपंच को व्यक्तित्व प्रपंच के बदला जा सकता है और डी है सामूहिक वश्यता मानवीय वश्यता से निकल सकती है। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर बी है संपूर्ण अपने अंशों के योग के रूप में नहीं होता है। द डिवीज़न ऑफ लेबर में दुर्खीम सामने बतलाया था कि प्रकार वह कार्य होता है जिसमें अभाव में किसी सावयव की या उसके तत्वों की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रकारवाद किसके सामाजिक सिद्धांतों के महत्वपूर्ण तत्व। ए है दुर्खीम तथा सी लेवी स्ट्रॉक्स और डी है इमानुएल दुर्खीम तथा मैक्स वेबर और सी आपका टॉलकर पार्सन तथा कार्ल मार्क्स, डी है रैडक्लिफ ब्राउन तथा मार्टन। प्रकारात्मक किसके सामाजिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण तत्व देता है। ये देता है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा रैडक्लिफ ब्राउन और मार्टन साहब को देता है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 32, समाजकार तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में पार्सन्स की योजना का सही क्रम बताएं। ये है सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तिगत व्यवस्था, जैविक शारीरिक रचना और बी आपका व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा जैविक शारीरिक रचना और सी है जैविक शरीर रचना, व्यक्तित्व व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था, डी है
सांस्कृतिक व्यवस्था, जैविक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी। द सोशल स्ट्रक्चर में 5 पार्ट्स ने क्रिया की व्यवस्था को 3 प्रकार से बांटा था। पहला है व्यक्तित्व, दूसरा संस्कृति, तीसरा सामाजिक व्यवस्था। और हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड है। पहला है मेलिनोवस्की, ये किससे संबंधित है? मेलिनोवस्की संबंधित क्या है? प्रश्न नंबर मेलिनोवस्की की बात करें तो याद जाएगा आपका जैविक आवश्यकता आधारित क्रियाकलाप, ये कहाँ शो कर रहा है? एक आपका चौथे में जाएगा। और दुर्खिम की बात करें, दुर्खिम दिया था सामूहिक चेतना, ये आपका 3 में जाएगा बी का। और पार्सन्स की बात करें प्रतिमान चर से दिया था इन्होंने, सी का ये जाएगा। और डी का आपका प्रकट विशेषण की अवधारणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से डी राइट आंसर शो कर रहा है। चलिए सही कूट लेखन ये दिया वो देख सकते हैं आप। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 आपके सामने प्रश्न है, ये रहा स्क्रीन पर। पूछा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। ए है सोचने की मानवीय क्षमता, बी है सामाजिक असमानताएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया, और सी है मानस तथा सामाजिक चेतना, डी है अर्थ तथा प्रतीक को क्रिया तथा अक्रिया को सबल बनाती है। नीचे दिए गए कूट को सही मिलान करना है। ए है ए और बी सही है, बी में दिया बी और सी सही है, सी में दिया आपका सी और डी सही है, डी में दिया ए और डी सही है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी सही, डी सही है आपका। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 स्क्रीन पर आपके सामने अभिकथन और कूट लेखन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। अभिकथन कह रहा है लोग विश्व को व्यवस्थित करने में सक्षम है जो कि अनर्थ संप्रांति होगा। और कारण कह रहा है चिन्ह यानी कि जो प्रतीक होता है लोगों को भौतिक तथा सामाजिक दुनिया के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करते हैं, और ऐसे वे उन्हें नाम देते हैं वर्गीकृत तथा उनके नीचे दिए शरणार्थी को योगदान दिया जा सकता है। ए है ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। बी है ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका अभिकथन और कारण आपके दोनों उचित हैं, इसलिए दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है 36। निम्नलिखित विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों को संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों का हिंसात्मक बल प्रयोग हमेशा उपयोग किया जा सकता है। ए है कॉलिंग्स ने कहा था, बी ए सिमिल ने कहा था, डी ए हेडरफोर्ड ने कहा था, डी ए कोजर ने कहा था। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा कॉलिंग्स ने कहा था। ये कॉलिंग्स का विचार है कॉलिंग्स का संघर्ष सिद्धांत का क्षेत्र बहुत बड़ा है और मौलिक योगदान यह है कि वे बड़े सफाई व बारीकी से यह बताते हैं कि किस प्रकार संघर्ष का उपयोग सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है। और हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 स्क्रीन पर। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों का निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया है? ए है लेविस तथा कोजर ने दिया है, बी है कार्ल मार्क्स ने दिया, सी है मैक्स वेबर ने दिया, डी है इमानुएल दुर्खिम साहब ने। किसने दिया था जोर? 37, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लेविस ए कोजर साहब ने दिया था। संघर्ष प्रकारवादी सिद्धांत थी ये। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 38 आपके सामने। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है? ए है दमनकारी, बी है क्षतिपूरक, और सी है मानकीय, और डी है औपचारिक। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून की व्यवस्था की बात करें तो ये आपकी बात करते हैं क्षतिपूरक की बात करते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्षतिपूर्ति या प्रतिकारी कानून का उल्लेख किया है और दमनकारी कानून पारस्परिक समाजों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 39 स्क्रीन पर। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए है विश्वसनीयता, और बी आपका वैधता, और सी है पुनरावृत्ति, और डी है सहज बोध अवलोकन। प्रश्न नंबर 39 राइट आंसर हो जाएगा डी सहज बोध अवलोकन से संबंधित है ये। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध अवलोकन नहीं है जिसके द्वारा रोजमर्रा के जीवन में गतिविधियों के बारे में सोचने की क्षमता हमारे दैनिक नतीजे को साधारण सामान्य बुद्धि का बोध करती है। और नेक्स्ट प्रश्न 14। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? ए सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, बी है जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, और सी है सिद्धांत का परीक्षण, और डी है कार्य कारण संबंधी स्थापित करना। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न 41। विवरणात्मक अभिकल्प डिजाइन के साथ कौन सा संबंध है? ए है जनांक की
प्रक्रियाओं को विश्लेषण, बी है विकास हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, सी स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा में कारणबद्धता व्याख्या और डी है अनुन्यास सांस्कृतिक अध्ययन। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए जनांगीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है, क्योंकि वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रमुख लक्षण घटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना होता है। चूँकि वर्णन वैज्ञानिक अवलोकन पर ही आधारित होता है और उससे अपेक्षा भी यही की जाती है कि अधिक स्पष्ट व संक्षिप्त होना के बजाय या आकस्मिक होने की। और 42 शोध के निम्नलिखित प्रकारों को में से किसमें परिकल्पना की पूर्वापेक्षा है? ए है जीवन संबंधी अध्ययन, बी है प्रयोगात्मक अध्ययन, सी है निर्वचनीय अध्ययन और डी है अवलोचनात्मक अध्ययन। प्रश्न नंबर 42 और इसका 42 का राइट आंसर आपको हो जाएगा क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा बी प्रयोगात्मक अध्ययन में होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है 43 जन समुदाय के बारे में कोई जानकारी न होने पर कौन से प्रकार की प्रतिचयन पद्धति आवश्यक रूप से उपयुक्त है? ए है सुविधाजनक प्रतिचयन पद्धति, बी है सहोद्देश्य प्रतिचयन पद्धति और सी आपका कोटा प्रतिचयन पद्धति, डी है स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा स्नोबॉल संबंधित है, स्नोबॉल प्रतिचयन पद्धति होता है। इस विधि अनुसंधानकर्ता तथा उत्तरदाताओं को जो उनके परिचित होते हैं और उपलब्धि होते हैं उनको लेकर अनुसंधान शुरू किया जाता है। बाद में यही लोग नाम देते हैं कि मतलब यानी कि आप रिसर्च करते हैं तो आप एक व्यक्ति से मिलते हैं, यानी कि अल्कोहल पे अगर आप रिसर्च करें तो आप एक अल्कोहल व्यक्ति से मिलेंगे और उसका वर्णन उसका बयान लेंगे, उससे सुनेंगे तो वो व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति को बताएगा वो व्यक्ति अल्कोहल करता है। इसका क्रम बनता चला जाता है, उत्तरदाता को नए नाम दे सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है 44 स्क्रीन पर सहभागी अवलोकन पद्धति किसके अध्ययन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है? ये है जनांगीय संस्कृति, बी है राष्ट्रीय संस्कृति, सी है निर्जातीय अध्ययन और डी है वैश्वीकरण का परिदृश्य। नीचे दिए गए कूट का सही चयन करना। ये है ए और बी सही है, बी में दिया ए और सी सही है, सी में दिया ए और डी सही है, डी में दिया है सी और बी सही है। प्रश्न नंबर 44 और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी सही है, यानी कि जनांगीय संस्कृति और निर्जातीय अध्ययन ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। सहभागी का अवलोकन विधि होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न रहेगा आपका 45 ही इसमें डिस्कस करेंगे। कारण और अभिकथन है। कारण ये कह रहा है, अभिकथन कह रहा है विश्वसनीयता को कुछ मानदंडों को पूरा न कर सकने के कारण गुणात्मक पद्धति की प्रायः आलोचना की जाती है। कारण कह रहा है गुणात्मक पद्धति के आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रियाएं यथार्थ तथा ठीक होती हैं। अब हम कूट को पढ़ते हैं। कूट लेखन क्या कह रहा है? ए कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है। और बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सत्य है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक, गुणात्मक पद्धति जनसंख्याओं को महत्व नहीं देते हैं, गुणों को महत्व देते हैं। और चलिए इसी के साथ इस सेशन का जो 2012 का आपका जून का पेपर था वो डिस्कस यहीं हो चुका है और हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे दिसंबर 2012 का। जब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।